नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। प्रदेश में कोविड को लेकर और कोविड के ट्रीटमेंट की व्यवस्था को लेकर, अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस वार्ता की, मीडिया के साथ बातचीत की और उन्होंने सरकार के द्वारा किए जा रहे तमाम उपायों के बारे में सारी बातें, सारी जो योजनाएं हैं, सारे जो काम हैं वो खुलकर रखे हैं। उस पर अब जो विपक्ष है उनका क्या कहना है? क्या ये काफ़ी इंतज़ाम है या फिर कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? इन तमाम सवालातों के साथ और इसके साथ ही प्रदेश की जो हालिया स्थिति है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी खुद। सुरजेवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में आपका। बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत का जी 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 सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद अभी कोविड से स्वस्थ होकर निकले, अभी आपकी तबीयत कैसी है ये बताइए। वैशाली जी, सब दोस्तों और चाहने वालों और परिवार के सदस्यों, खास तौर से कैथल के मेरे साथियों और पूरे देश में जो कांग्रेस के और दूसरे जो साथी हैं, उनके आशीर्वाद से और उनकी शुभकामनाओं से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और दोबारा से जन सेवा के अभियान के अंदर अब हम सब मिलकर लगे हैं ताकि एक एक जीवन बचाया जा सके। जी सुरजेवाला जी, पहला सवाल मैं शुरू करती हूँ। पहला सवाल ये है, और उससे पहले, हालांकि आपसे मैं सवाल कर सकूं उससे पहले, जो सरकार ने कल प्रेस वार्ता की मीडिया के साथ, मैं भी उसमें शामिल थी, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। उसके बाद हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। कोविड को लेकर सरकार की जो तमाम योजना है, जो तमाम कामकाज है, उसको उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहूँगी। 18 पीएसए प्लांट्स प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारे सामने रखा। 13 जिलों में 22 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा रहे, ऐसा उनका कहना है। डीसी को अपने पास 10-20 सिलेंडर का आपात कोटा रखने को कहा गया है। नू का कोटा, नू में जहां बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि क्राइसिस चल रहा था, वहां पे 34 से 50 तक उसका जो कोटा है वो किया गया ऑक्सीजन सिलेंडर का। पंचकुला, करनाल, नू, गुरुग्राम, फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेजेस में 700 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने की बात उन्होंने कही है। 3 लाख डोज मिली थी, जिसमें से, मतलब वैक्सीनेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें 2.25 लाख लगा दी गई है, ऐसा सीएम का कहना है। वैक्सीन की दूसरी खेप भी जल्द केंद्र सरकार से मिल जाएगी। और इसके साथ ही जो बड़ी घोषणा थी वो ये है कि बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने सहायता राशि घोषणा की है, जो कि लगभग मैक्सिमम जो है वो लगभग 42,000 है। अब इतना कुछ सुनने के बाद क्या आपको अभी भी लग रहा है कि सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं? वैशाली जी, सच्चाई ये है कि भाजपा जजप्पा सरकार की गुमशुदगी के पर्चे पूरे हरियाणा में लगे हैं जी। आप किसी जिले में जाइए, किसी कस्बे में जाइए, किसी शहर में जाइए, अगर दूर ना जाएं तो कम से कम गुड़गांव और फरीदाबाद जाकर ही वहां के हालात देख लीजिए। बिल्कुल। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ये हुआ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज मर गए। ये सीधे सीधे हत्या है और वो हत्या है जिसके खून सीधे सीधे मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सर है। आपको अगर टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन चाहिए तो 10 लाख रुपए के अंदर वो इंजेक्शन ब्लैक के अंदर मिलता है जी। अगर आपको रेमडेसिवियर का इंजेक्शन चाहिए तो 25 और 30 हजार रुपए की ब्लैक मार्केटिंग में वो इंजेक्शन मिलता है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन नहीं है, पैरासिटामोल की गोली मिल नहीं रही और फेबिफ्लू की गोली मिलती नहीं, और खट्टर साहब कहते हैं कि सब ठीक है। सच्चाई ये है कि ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवा है, ना अस्पताल के बेड्स हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना सरकार नाम की कोई चीज कहीं नजर आती। पूरे हरियाणा में मोदी जी ने, देश में और हरियाणा में खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। क्या ये आत्मनिर्भर होने का रास्ता है? एक और बताइए, मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया से अधिक मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में 1 साल पहले इकट्ठा किया।
प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इकट्ठा किया, वो पैसा कहां गया? खट्टर साहब उसका हिसाब क्यों नहीं देते? अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे। तो भैया 1 साल से आपकी सरकार घास चर रही थी। एक साल से आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? क्यों आज नूह छोड़िए, आज फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन जो हैं, जिसे हम मिलीनियम सिटी कहते हैं, आज वहां ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाते आपको मरीज नजर आएंगे। जी। ये सरकार है या घम चक्र, ये पूछना है। जी सुरजेवाला जी, आप चूंकि आप साइबर सिटी की और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहां की ही बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक निजी अस्पताल का वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हालांकि सरकार की ओर से बाकायदा गुरुग्राम डीपीआर की ओर से ट्विटर पर कहा गया कि ये पुराना वीडियो है, जबकि हमने जब इसकी पड़ताल की तो अस्पताल के ही आसपास का एक जो मेडिसिन की दुकान थी, वहां से हमें पता चला कि वीडियो पुराना नहीं है और वहां पे ऐसा वाकई कुछ हुआ था कि डॉक्टर्स जो हैं वो अचानक वहां से चले गए थे। हालांकि अब मामला दर्ज होगा ऐसा। तो मुझे ये बताइए कि क्या कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी अब डरने लगे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है उन पर से भरोसा उठने लगा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? वो चीज जिसको आजकल मीडिया के कुछ साथी सिस्टम का नाम देते हैं, क्योंकि वो मोदी जी और खट्टर साहब का नाम लेने से डरते हैं। वो सिस्टम और उस सिस्टम को चलाने वाले मोदी जी और खट्टर साहब पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जी। आप देखिए, अगर डॉक्टर मरीजों को ताला लगाकर भाग जाएंगे, वो भी मिलीनियम सिटी गुड़गांव में, और सरकार लीपापोती करती रहेगी। अरे लीपापोती करने की बजाय आप कारण बताते कि ये कारण था। कारण मैं आपको बता देता हूं। सरकार ऑक्सीजन देने में फेल साबित हुई है। आप किसी को, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपके किसी दर्शक के परिवार के सदस्य को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, तो ऑक्सीजन नहीं दिलवा सकता सरकार का कोई आदमी। एमएलए, एमपी और मंत्री अपना फोन बंद करके बैठे हैं। लगभग पिछले 8 महीने से कोई मंत्री फील्ड में नहीं गया, कोई सांसद फील्ड में नहीं गया, कोई विधायक अपने इलाके के अंदर जाता नहीं है और लोगों को राम भरोसे छोड़ रखा है। डीसी, एसपी अधिकतर अपना फोन उठाते ही नहीं। जो फोन उठाते भी हैं बेचारे, वो कहते हैं साहब हम ऑक्सीजन कहां से लाए, सरकार देती नहीं। और एक नया अजीबोगरीब आदेश जारी किया, आप चौंक जाएंगी। आपके टेलीविजन चैनल पर मैं बताता हूं। वो आदेश ये है कि अगर आप नॉन कोविड पेशेंट हैं और अगर आप मर भी रहे हैं, तो आपको हरियाणा की सरकार ऑक्सीजन नहीं देगी। क्यों? अब मेरे को खुद को ये मालूम है, मेरे को 3 डॉक्टर साहिबान ने बताया। एक केस था जहां एक महिला की प्रेगनेंसी की डिलीवरी है वो बिगड़ी हुई थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दी। 2 एक्सीडेंट केस मेरे नोटिस में आए पिछले 24 घंटे में, जहां एक्सीडेंट केसेस में ये कहकर नहीं दिया आप कोविड पेशेंट नहीं है। अगर आप कोविड पेशेंट नहीं, आप हार्ट अटैक के मरीज हैं, आप मर रहे हैं, आप कैंसर से मर रहे हैं, आपकी डिलीवरी खराब हुई है, आपकी किडनी फेल हो गई है, आपके लीवर के अंदर गड़बड़ है, आपके फेफड़ों में गड़बड़ है, आपको टाइफाइड हो गया है, आप एक्सीडेंट में आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो खट्टर सरकार नहीं देगी। क्यों? ऐसी सरकार क्या एक दिन भी बने रह सकती है? और हरियाणा की ऑक्सीजन कहीं भी जा रही है। अमित शाह जी का जब दिल करता है हरियाणा की ऑक्सीजन को कहीं भी अलॉट कर देते हैं। तो हरियाणा के लोग कहां जाएंगे? और खट्टर साहब जो हैं और दुष्यंत चौटाला उनके, क्योंकि सत्ता की मलाई खाने में भाजपाई और जजपाई इतने व्यस्त हैं कि वो केंद्र की सरकार को आंख दिखाकर और आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं रखते। ये सच्चाई है। जी, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम प्रदेश की स्थिति पर बात करेंगे और सुरजेवाला जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस का प्रदेश की आपदा जैसी स्थिति पर क्या सोचना है, वो क्या कुछ करना चाहती है। बने रहिए हमारे साथ। अब तो खैर आपको भी पता होगा कि गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के जितने अस्पताल है, वेदर इट्स जो सरकारी हैं वो या निजी, सबको ऑक्सीजन प्लांट लगाना ज़रूरी होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति अब आगे जाकर
बेहतर होगी। मेरा सवाल अब सीधे पंजाब पर आता है। आप लगातार बीजेपी शासित प्रदेशों, जी जी कहिए कहिए, आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की बेवकूफाना बातें हैं? क्या हर कोई छोटा बड़ा प्राइवेट अस्पताल अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा सकता है? आप बताइए ये किस तरह की ये इसीलिए तो समस्या है। ये सरकार जब आग लगती है तो कुआं खोदना शुरू करती है कि पानी बुझाएंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। अरे भैया, हर अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकता, क्योंकि अस्पताल की लागत से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट की लागत होगी। कोई 5 बेड का अस्पताल चलाता है, कोई 10 बेड का अस्पताल चलाता है, कोई 20 बेड का डॉक्टर अस्पताल चलाता है, वो ऑक्सीजन प्लांट कहां से लगाएगा? ये सरकार की जिम्मेवारी थी कि पिछले 1 साल में हर जिले में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाती। मैं आपको याद दिलाऊं, मोदी जी ने पिछले साल 165 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बहुत जोर शोर से घोषणा की पीएम केयर फंड से। आज तक एक प्लांट नहीं लगाया, क्योंकि टेंडर ही नहीं किया, और जो टेंडर किया वो लागू नहीं किया। ये हालत है इस सरकार की। अब मुख्यमंत्री और उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हर अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। कैसे लगाएगा जी? ये असंभव बात है जो वो कर रहे हैं। जी सुरजेवाला जी, अब चूंकि ये आप कह रहे हैं तो सरकार का एक पक्ष ये भी है, क्योंकि सरकार का पक्ष और वो जो कह रहे हैं उसकी बात भी रखनी जरूरी होती है। वो ये कह रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की सरकार को पिछले साल दिसंबर में ही पैसा अलॉट किया गया था ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने वो पैसा खर्चा नहीं किया, और वो पैसा कहाँ गया उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की बात है और अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो वो भी गलत है। खैर, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जो सवाल पंजाब की तरफ है। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार, आपकी बात नहीं कर रही हूं मैं, कांग्रेस की बात कर रही हूं, प्रदेश कांग्रेस लगातार बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उनकी सरकारों पर निशाना साध रही है। आप बताइए कि अभी जो पंजाब के हालात हैं, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो पंजाब के हालात हैं, पंजाब एक वक्त पर ऐसा हो गया था कि पूरे देश में दूसरे और तीसरे नंबर पे आ गया था कोविड की जो भयावहता थी उस पर। तो जब कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां पर स्थिति ऐसे कैसे हुई? अगर आप लोग पहले से ही इस बात को लेकर सावधान थे और आप लगातार सरकार को चिता रहे थे, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को पता थी, जैसे कि राहुल गांधी खुद भी कह रहे हैं, फिर पंजाब की स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई? आपने खुद माना कि जब पंजाब की स्थिति भयावह हो गई थी तो ये कांग्रेस की सरकार के रोकथाम वाले कदम थे जिससे पंजाब में कोरोना पर नियंत्रण पा पाए हैं। थोड़ा सा ठीक वैशाली जी, कुछ बातें समझना आवश्यक है। नंबर 1, ऑक्सीजन की अलॉटमेंट पिछले 1 साल से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रांतीय सरकारें नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक। अब ये खुद अमित शाह जी कर रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, उन्हें ऑक्सीजन अलॉट करने की फुर्सत ही नहीं मिली। नंबर 2, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो 99% प्योर होती है और वो मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इन दोनों प्रांतों में ऑक्सीजन प्लांट है, स्टील प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन यूज करते हैं। हमने ऑफर किया कि भैया आपको जहां चाहिए हमें परमिट करिए ताकि हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सके। आज तक वो परमिशंस नहीं मिली, अपनी मर्जी से लीपापोती से अपडेट हो रही है। नंबर 2 बात, आज भी रेमडेसिवियर जो है उसकी अलॉटमेंट मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। क्यों? रेमडेसिवियर की अलॉटमेंट भारत सरकार और उसके प्रधानमंत्री और मंत्री क्यों करते हैं? सुरजेवाला जी, आपने फसल खरीद पर बात की है तो उस पर हम आना चाहेंगे। इस आपदा को देखते हुए, इस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फसल खरीद को फिलहाल रोक दिया। आप जब कैथल में थे उस दौरान भी, और वैसे भी प्रदेश कांग्रेस जो है इस बात का विरोध कर रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसी आपदा के दौरान आर्थिक तौर पर किसानों को इस तरह से निराश और परेशान नहीं करना चाहिए था? और अगर ऐसा है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर आढ़ती किसान वहां पर भीड़ इकट्ठी होती तो कहीं ना कहीं संक्रमण का डर तो बढ़ता ही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फसल खरीद रोकना नहीं चाहिए था? महात्मा गांधी ने एक बात कही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, दोनों ने, सब कुछ इंतजार कर सकता है, खेती नहीं।
जिस प्रकार से किसान इस बार गेहूं की फसल जब लेकर आया, उसकी दुर्गति हरियाणा में हुई, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से निर्दयता और निर्ममता पूर्ण निष्ठुर खट्टर भाजपा जजप्पा सरकार द्वारा व्यवहार किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दर दर की ठोकरें खाने पर किसान मजबूर हो गया। किसान को फसल का मैसेज नहीं मिला खरीद का, वो 15-15 दिन 20-20 दिन मंडियों में पड़ा रहा, उसकी फसल की बोली का नंबर नहीं आया, ऊपर से बारिश आई, तूफान आया, उसकी सारे दाने उड़ गए, उसके सारे दाने गीले हो गए, फिर आपने उसे नमी का हवाला देकर उसकी फसल को खारिज कर दिया और आज तक फसल की पेमेंट नहीं हुई और कई मंडियां आपने बंद ही कर दी। आपने कहा कि यहाँ बारदाना नहीं यानी बोरी नहीं है, इसलिए यहाँ खरीद नहीं होगी, आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साइलो में लेकर जाइए। आज भी आप जाकर कैथल में ढांड मंडी में जाकर पता करिए, 100 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं आई। कहां आड़ती जाए, कहां किसान जाए। षड्यंत्र ये है कि वो तीनों काले कानून जो सीधे तरीके से मोदी जी लागू नहीं कर पा रहे, खट्टर साहब नहीं लागू कर पा रहे, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला मोदी जी के नुमाइंदे के तौर पर किसान की और आड़ती की, मजदूर की रोजी रोटी छीनकर सुरजेवाला जी दरवाजे से लागू कर रहे हैं। जी सुरजेवाला जी, आप कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से बाकायदा आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि किसानों को पेमेंट हो रही है और लगातार हो रही है। भले ही वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दावे हों या सीएम खुद जब प्रेस वार्ता करते हैं या फिर कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब हमारी बात होती है, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि किसानों को पेमेंट हो रही है और लगातार हो रही है। और अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वो आंकड़े दिखाए कि पेमेंट नहीं हुई है। कि ये ना उनके घर में बैठकर बनाए हुए आंकड़े हैं वैशाली जी। आप जाकर मंडी में पता करिए, आड़ती से पता करिए, मजदूर से पता करिए, दुकानदार से पता करिए। रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, आप बने रहिए स्पॉटलाइट हरियाणा के साथ। जब लॉकडाउन पिछली बार जो पहला वेव था, फर्स्ट वेव था, उस दौरान जब सरकार ने एकदम से लॉकडाउन लगाया, उसकी भी जमकर आलोचना कांग्रेस की तरफ से की गई। और अब जब सरकार लॉकडाउन से बचती रही और उसका तर्क ये दिया जाता रहा कि पहले जैसी स्थिति दोबारा ना हो और इस तरह मजदूरों का पलायन ना हो या इस तरह की विपदा की स्थिति ना आ जाए कि समझ में ना आए क्या हुआ, तो लॉकडाउन से बचती दिखाई दी और आखिरकार धीरे 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 लॉकडाउन की तरफ बढ़ी है। तो दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस ने सरकार को कोसा और उसकी आलोचना की। तो आपको चाहिए क्या? आप जब लॉकडाउन हो रहा है तब भी आप निंदा कर रहे हैं, जब लॉकडाउन नहीं लग रहा है तब भी आप निंदा कर रहे हैं। पहले तो आपको सवाल के लिए साधुवाद। आप याद करिए, कोरोना के मामले फरवरी 2020 में आए जी। फरवरी 2020 में आपको सबसे पहले एयरपोर्ट और पोर्ट यानी बंदरगाह बंद कर देने चाहिए थे, क्योंकि इन्फेक्शन हिंदुस्तान में नहीं था, बाहर से आ रहा जी। पर मोदी जी को 15 या 16 फरवरी 2020 को, अगर मुझे सही याद है, तो नमस्ते ट्रंप करके ट्रंप को इंप्रेस करना था, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त कर उसे गिराना चाहती थी, इसलिए आपने 24 मार्च तक लॉकडाउन नहीं लगाया। और जब आपने लॉकडाउन लगाया तो रात को 8 बजे कहा, 9 बजे भाषण खत्म होता लगभग या 8:30 बजे, और 12 बजे से लॉकडाउन। तो रात के 3 घंटे में करोड़ों मजदूर अपने घर वापस कैसे जाते? तो ये बगैर सलाह के, एक प्रांत से सलाह नहीं की, एक व्यक्ति से सलाह नहीं की, किसी चुने हुए प्रतिनिधि से सलाह नहीं की, 1.5 महीना इंतजार करते रहे, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरानी थी और नमस्ते ट्रंप करना था, और फिर एकदम लॉकडाउन किया। तो अभी तो नहीं कर रहे ना, अभी तो नहीं कर रहे थे, तब भी आप बोल रहे हैं। आपने देखा सैकड़ों लोग मारे गए जी। अब आज पर आ जाइए जी। आज जब 2.25 करोड़ कोरोना के से लोग संक्रमित हो चुके, अब तक 3,82,000 कल केस थे, आज लगता है 4 लाख ना टच कर जाएं। लगभग 4,000 हिंदुस्तानी हर रोज मर रहे हैं। इससे ज्यादा विपदा क्या आएगी?
तो जब आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए तब आप लगा नहीं रहे। कारण बड़ा सीधा है, इस सरकार को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी आती ही नहीं, क्योंकि ना तो वो वैज्ञानिकों की बात मानते, ना वो साइंटिस्ट की बात मानते, ना वो डॉक्टर्स की मानते, ना हेल्थ एक्सपर्ट की मानते। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा नवंबर 2020 में ऑक्सीजन नहीं है भैया, ऑक्सीजन की कमी है, परंतु आप जनवरी 2021 तक 9,000 टन ऑक्सीजन का निर्यात करते रहे। क्यों? आपने 1 करोड़ से ज्यादा रेमडेसिवियर के इंजेक्शन निर्यात कर दिए दूसरे देशों में, आपके पास अपने लिए है नहीं, अब आप वही इंजेक्शन वापस मंगवा रहे हो। क्यों? आपने 6 करोड़ से ज्यादा कोरोना निरोधक टीके जो हैं, वैक्सीनेशन जो है, वो दूसरे देशों को भेज दी, अब आप दूसरे देशों से वही टीका वापस मंगवा रहे हो। ये किस प्रकार की सरकार है? पहले निर्यात करती है, फिर वही चीज दुगने दाम पे वापस मंगवाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका साफ तौर पर कहीं न कहीं देश और प्रदेश सरकार पर आरोप है कि इस महामारी की स्थिति में जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं वो नाकाफ़ी है, और जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, एक तो वो लेट बनाई गई, दूसरी उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है यानी कार्यान्वयन जो है उसको भी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है आज देश और प्रदेश जिस हालात में पहुंचा है वो बेहद शोचनीय, बेहद निंदनीय है। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।